नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार की शाम देश के नाम संबोधन दिया। इस दौरान उन्होंने देश के लागू वैक्सीन नीति में बदलाव किया है। उन्होंने वैक्सीन नीति फिर से बदलकर पहले जैसी कर दी है। इसमें अब फिर से वही होगा, वैक्सीन की पूरी खरीद केंद्र ही करेगा और राज्यों का काम सिर्फ वैक्सीनेशन का होगा। राज्यों को अब वैक्सीन की खरीद नहीं करनी होगी, जो उनके लिए बहुत टेढ़ा काम हो गया था और इसी पर खूब राजनीति भी हो रही थी। सोमवार को यह निर्णय लिया गया कि राज्यों के पास वैक्सीनेशन से जुड़ा 25% काम था, उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार उठाएगी। ये व्यवस्था आने वाले 2 हफ्ते में लागू हो जाएगी। तो साथ ही साथ पीएम का ये भी बड़ा ऐलान है कि केंद्र सरकार की वैक्सीन नीति पर वो यू टर्न है जो इस वक्त बहुत जरूरी था और सरकार के लिए मजबूरी भी था, क्योंकि वैक्सीन की खरीद पर राज्य सरकार हाथ खड़े कर दिए हैं। वो लगातार कह रहे थे कि वैक्सीन केंद्र की खरीदे और उसे राज्य को बांटे। उधर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठा दिया थे कि वैक्सीन नीति पहली नजर में मनमानी और तर्कहीन लगती है और अदालतें इस पर मूक दर्शक नहीं हो सकती, क्योंकि किसी को मुफ्त टीका मिल रहा है तो किसी को भुगतान करना पड़ रहा है। वैक्सीन की एक कीमत नहीं है। 18+ का वैक्सीनेशन राज्यों के भरोसे क्यों छोड़ दिया गया? और मेरे साथ जुड़ चुके इस पर अधिक बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश से रेजिडेंट एडिटर डॉक्टर चंद्रसेन वर्मा। डॉक्टर चंद्रसेन वर्मा जी, जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधन दिया, लोगों को संबोधित किया था और इसको कहा गया था कि जो 18+ के जितने भी लोग हैं उनको फ्री में वैक्सीन लगेगी, क्योंकि जिस तरीके से जो राजनीति हो रही थी वो काफी ज्यादा हो रही थी। अब ऐलान तो कर दिया है 21 जून के बाद फ्री वैक्सीन का, लेकिन अभी भी राजनीति क्यों हो रही है? इस पर क्यों विपक्ष अभी राजनीति कर रहा है? देखिए, वैक्सीन को लेकर सियासत और टकराव लगातार चल रहे थे और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री लगातार केंद्र पे ये आरोप लगा रहे थे और वैक्सीन को लेकर सियासत और राजनीति की बात कर रहे थे। इसीलिए अब प्रधानमंत्री को सबके सामने आना पड़ा और उन्होंने साफ साफ तौर पे सबसे कह दिया कि वैक्सीन पर पुरानी नीति ही चलेगी और 21 जून जिस दिन योग दिवस भी होता है, देश के राज्य में 18 साल के लिए भारत सरकार मुफ्त में वैक्सीन देगी। 75% जो हिस्सा होता है वो खुद खरीदेगी और राज्य सरकार को मुफ्त देगी। किसी भी सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। तो इस तरीके से यू टर्न लिया है केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के आरोप के बाद। और इस पर देखिए लगातार प्रश्न होते रहे, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की जिन राज्यों में सरकारें नहीं है वहां के मुख्यमंत्री लगातार आरोप लगाते रहे, सरकारें आरोप लगाती रही। और देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर कमेंट किया था कि इससे ये तर्कहीन इनकी बातें लगती हैं और अदालत इससे मूक दर्शक नहीं बन सकती, क्योंकि मुफ्त में कहीं टीका मिल रहा है और कहीं पर भुगतान किया जा रहा है। सिर्फ कीमतें भी अलग अलग हैं। इसको लेके जो राजनीतिक पार्टियां हैं, इसके लेकर के राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ में जो अदालतें हैं उन्होंने भी अपना रुख अपनाया था और सरकार ने यू टर्न लिया और पहले जैसी नीति को लागू करने का एक पहल की है। लेकिन इस वक्त सभी को साथ रहना चाहिए, सभी को साथ काम करना चाहिए, हाथ आगे बढ़ाना चाहिए। उस टाइम विपक्ष क्यों राजनीति कर रहा है? देखिए, जहां पर जिन राज्यों में भाजपा की सरकार नहीं है, विपक्ष एक मुद्दा बनाना चाह रहा था वैक्सीन को लेकर के। और ये जब जाहिर है पूरी दुनिया में पता है कि वैक्सीन बहुत ज्यादा मात्रा में उपलब्ध नहीं है और खासतौर से भारत की आबादी को देखें तो जिस तरह की 135 करोड़ की आबादी है, उस पर एक साथ वैक्सीन की इतनी व्यवस्था नहीं होती। ये भी कहा जा सकता है कि रातों रात किसी तरीके की व्यवस्था नहीं हो सकती, थोड़ा सा वक्त लगता है। कुछ वैक्सीन बाहर से आनी थी, कुछ भारत में भी निर्माण हो रहा था। कई मेडिकल कंपनियों से भी बात चल रही थी कि वो भी वैक्सीन के निर्माण की उनको भी इजाजत दें। लेकिन जिस तरीके से ये राज्य सरकारें राजनीति कर रही थी, ये राजनीति का समय नहीं है। ये समय था देश को कोरोना से बचाने के लिए। और अब केंद्र सरकार ने साफ साफ तौर पे उनकी ओर से आदेश आ गया कि जैसे पहले वैक्सीन पे नीति चल रही थी वैसे चलेगी। और उन्होंने कहा, कल की जो ट्वीट भी किया प्रधानमंत्री ने, उन्होंने कहा कि 25% हिस्सा प्राइवेट अस्पतालों को मिलता रहेगा, लेकिन वो भी जो एक डोज पे 150 रुपए से ज्यादा नहीं ले सकते। उसका भी लगाना जरूरी था, क्योंकि कई जगह से सवाल आ रहा था कि प्राइवेट अस्पताल वैक्सीन के नाम पे धन की उगाही कर रहे हैं, अब वो नहीं ले पाएंगे। सिर्फ सर्विस चार्ज 150 रुपए लेंगे और इसकी निगरानी भी राज्य सरकारों के पास में रहेगी। अब वैक्सीन की जो खरीद होगी वो केंद्र सरकार करेगी और उसके बाद में वो राज्य सरकारों को वो बांटी जाएगी।
बिल्कुल, तो यहाँ पर केंद्र सरकार ने यू टर्न ले लिया है और जिस तरीके से ये भी बताया जाए लगभग 23 करोड़ के आसपास लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि खुद पीएम मोदी ने जिस तरीके से पीएम मोदी ने कहा कि हालांकि राज्य सरकार को कहा गया था 25% का जो काम है वो राज्य सरकार का, लेकिन वो अब काम करती हुई नजर नहीं आ रही। इसको लेकर भी पीएम मोदी ने कह दिया है कि सारी जिम्मेदारी अब केंद्र सरकार उठाएगी, लेकिन सिर्फ राज्य सरकार काम होगा वैक्सीनेशन करवाने को लेकर। अभी भी विपक्ष लगातार हमला कर रहा है, लगातार कई सवाल भी खड़े कर रहा है। इसको लेकर राहुल गांधी ने कह दिया है कि जो बात हमने पहले कही थी वो काम आप अब कर रहे हैं। और ममता बनर्जी ने भी इस बात को कहा, उन्होंने कह दिया है कि जो बात हमने पहले कहा था जनवरी के आसपास, तो पीएम मोदी को लगभग 4 से 5 महीने लग गए हैं हमारी बात को मानने के लिए। आखिर इतनी लेट लतीफी क्यों की जा रही है? इसको लेकर विपक्ष भी लगातार हमलावर हो रहा है केंद्र सरकार पर। और ये देखिए, सोमवार को ये निर्णय लिया गया कि राज्य सरकारों के पास वैक्सीन से जुड़ा 25% काम था, अब उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार उठाएगी और ये व्यवस्था आने वाले 2 हफ्ते में लागू कर दी जाएगी। पीएम का ये बड़ा ऐलान है। केंद्र सरकार की वैक्सीन नीति जो यूटर्न है वो इस समय बहुत जरूरी थी और मेरे ख्याल से सरकार के लिए मजबूरी भी थी कि इस समय जब विपक्ष पूरा एक साथ खड़ा हुआ है और शीर्ष अदालत भी इसको लेके सख्त है और वो कह रही है कि मैं मूक दर्शक नहीं रह सकते, उनको इंटरफेयर करना पड़ेगा। और ये इस तरह की बातें जो जहां पर भाजपा की सरकारें नहीं है, वो मुख्यमंत्री और सरकारें लगातार केंद्र को इसी मुद्दे को लेकर के टारगेट कर रही थी, आरोप लगा रही थी। तो इस समय सरकार के लिए ये पहल बहुत जरूरी थी और ये भी कहा जा सकता है कि शायद ये मजबूरी भी थी कि उनको ये करना था। और प्रधानमंत्री ने सबके सामने आके संबोधन में कह दिया कि जो वैक्सीन नीति पहले लागू की गई थी अब वो पहले जैसी ही कर दी जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए, अपनी बात को साझा करने के लिए। राजस्थान में मंगलवार यानी कि 8 जून से अनलॉक का दूसरा फेज शुरू हो चुका है। गृह विभाग ने अनलॉक 2 की गाइडलाइंस जारी कर दी है। इसके मुताबिक बाजार खोलने का समय बढ़ाकर शाम 4 बजे तक कर दिया गया है। लॉकडाउन में भी 12 घंटे की छूट दी गई है और अब डेली कर्फ्यू का समय बढ़ाकर दोपहर 12 बजे की जगह शाम 5 बजे किया गया है। इसके साथ ही निजी वाहनों से सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक प्रदेश भर में आने जाने की छूट दी गई है। वीकेंड कर्फ्यू अब 2 दिन का ही होगा। सोमवार को बाजार खुलेंगे और अब सप्ताह में 4 दिन की जगह 5 दिन बाजार खुलेंगे। प्रदेश में 10 मई से बंद पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी शुरू होगा और नई गाइडलाइंस में पब्लिक और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को चलाने और 1 जुलाई से दूसरे जिले में आवागमन की छूट के अलावा बाकी पुरानी पाबंदियां जारी रखी गई हैं। तो आपको बता दें, राजस्थान में अनलॉक 2 की गाइडलाइंस की आज से शुरुआत हो गई है। आज से सप्ताह में 5 दिन शाम 4 बजे तक बाजार खोले जा सकेंगे, तो वहीं सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक राज्यों में आने जाने की छूट रहेगी। तो बता दें कि 10 जून से निजी और रोडवेज की बसें शुरू होंगी और इसको लेकर भी सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दी है। प्रदेश में 10 जून से निजी और रोडवेज की बसें शुरू हो जाएंगी। करीब 1 महीने बाद प्रदेश में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन शुरू होगा। तो 10 मई से ही रोडवेज की बसें बंद हैं, तो वहीं पर निजी बसें मई के पहले सप्ताह में बंद हो गई थी। शहरों में सिटी बसें अभी भी बंद रहेंगी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि निजी वाहन से आप 1 जिले से दूसरे जिले जा सकती हैं, लेकिन जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो 10 जून से शुरू होगा। तो फिलहाल बता दें, फिलहाल अभी समारोह पर तो आपको बता दें कि शादी समारोह पर फिलहाल अभी रोक जारी है। शादी समारोह पर 30 जून तक पाबंदी जारी रहेगी। खुद इसका सीएम अशोक गहलोत ने इस बात को कहा था कि अभी कोई भी शादी समारोह का कोई प्रोग्राम ना करे 30 जून तक। और वहीं अब जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जो पाबंदियां हैं उनमें थोड़ी बहुत छूट दे दी गई है, लेकिन अभी भी जो जनता को एहतियात बरतना होगा और सरकार भी सावधानी पूर्वक छूट दे रही है।
तो कोविड के एक्टिव केस 10,000 से नीचे आने तक 2 दिन वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा। हालांकि अभी यही कहा जा रहा है कि सिर्फ 5 दिन ही बाजार खुलेंगे, बाकी 2 दिन वीकेंड कर्फ्यू लगातार जारी रहेगा। प्रदेश में अनलॉक 2 में भी वीकेंड कर्फ्यू का समय 3 दिन से घटाकर 2 दिन शनिवार और रविवार कर दिया गया है। और मेरे साथ जुड़ चुके हैं इस पर अधिक बातचीत करने के लिए मेरे सहयोगी नीरज शर्मा। नीरज, आज अनलॉक 2 की शुरुआत हो गई है क्योंकि गाइडलाइंस भी नई जारी कर दी गई हैं। फिलहाल क्या कुछ स्थिति, क्या कुछ हालात देखे जा रहे हैं? लोग कितने फिलहाल खुश हैं इस अनलॉक 2 को लेकर? देखिए, अगर आम लोगों की बात की जाए तो निश्चित रूप से एक बड़ी राहत आम जनता को जो है सरकार ने दी है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिशा निर्देश जो जारी करवाए हैं, इसके तहत अब शाम 4 बजे तक बाजार खुल सकेंगे, सुबह 6 बजे से लेकर। तो एक तो बाजारों के अंदर जो रौनक है तो देखने को मिल रही है। निश्चित रूप से बाजार जो है वो खुल रहे हैं और धीरे धीरे लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस जाग रहा है। लेकिन साथ ही सरकार ने जो है मास्क लगाने, हैंड सैनिटाइजेशन, बार बार साबुन से हाथ धोने और सोशल डिस्टेंसिंग रखने की गाइडलाइन जारी की है। तो निश्चित रूप से जो लोग बाजार के अंदर जा रहे हैं, खरीदारी करने के लिए जा रहे हैं, वो इस चीज का ध्यान रखना है कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाए और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जाए। अब हर जगह ऐसा संभव हो पाएगा ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन ज्यादातर जगह लोग जो है वो कुछ स्वेच्छा से इसकी पालना कर रहे हैं। लेकिन ट्रैफिक एक बड़ी समस्या है कि अब ये ट्रैफिक जो है सड़कों पर निकलने लगा है। निश्चित रूप से इसमें चिंता बढ़ाई क्योंकि सरकारी कार्यालय जो है वो भी 50% स्टाफ के साथ में खुलने लग गए हैं। आज से 9:30 बजे से ये कार्यालय खुल रहे हैं। तो ऐसे में जो बाहर ट्रैफिक में जो बड़ी संख्या में जो वाहन उतर के सड़क पर आए हैं, ये चिंता का विषय कहीं ना कहीं बने हुए हैं क्योंकि बड़ी संख्या में जो पब्लिक है वो निकल करके बाहर आ रही है और ट्रैफिक जो है वो बढ़ रहा है और सड़कों पर यातायात कई जगह जाम जैसे हालात जो है वो बन रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से चिंता की बात कही जा सकती है। त्रिस्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन मॉडिफाइड जो 2.0 जारी किया गया है, इसके तहत शुक्रवार शाम 5 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक अब वीकेंड कर्फ्यू रहेगा, जो कि मंगलवार तक था उसको अब सोमवार तक कर दिया गया है और शुक्रवार शाम से लेकर के। तो वीकेंड कर्फ्यू अभी भी है, एक दिन की इसमें और छूट दी गई है, लेकिन वीकेंड कर्फ्यू लागू रहेगा। इसके साथ ही अनुमत श्रेणी जो है उसके अलावा 5 से ज्यादा लोगों के कहीं पे भी इकट्ठे होने पर अभी भी रोक जो है सरकार ने लगा रखी है। ग्रीन जोन जो है वहां पर अनुमत जो गतिविधियां हैं सुबह 6 से लेकर शाम 4 बजे तक वहां पर अनुमत गतिविधियां रखी गई हैं। जिला कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर जो है वो येलो जोन और रेड जोन में अतिरिक्त प्रतिबंध लगा सकेंगे, यानी जोन भी जो है इसके अंदर तय किए गए हैं। इसके साथ ही ग्रीन, येलो और रेड जोन जो है इनका एक्टिव केसेस की संख्या के आधार पर निर्धारण होगा। 0 एक्टिव केस वाली पंचायत ग्रीन, 1 से 5 एक्टिव केस वाली पंचायत को येलो और 5 से अधिक केस वाली पंचायतें रेड जोन में आएंगी। इसी तरीके से शहरी क्षेत्र में 1 लाख जनसंख्या पर 25 केस होने पर ग्रीन जोन, 25 से ज्यादा 75 केस होने पर येलो जोन और उससे अधिक केस होने पर रेड जोन माना जाएगा। सरकार ने अभी भी ये दिशा निर्देश जारी किए। सार्वजनिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक समारोह, जुलूस, मेले, हाट बाजार की अनुमति नहीं होगी। धार्मिक स्थलों पर प्रबंधन जो है वहाँ का वहाँ वो पूजा, इबादत, प्रार्थना कर सकेगा, लेकिन श्रद्धालु और दर्शनार्थियों के लिए अभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे क्योंकि वहाँ भीड़ जुड़ सकती है। ऑनलाइन दर्शनों की व्यवस्था पहले की तरह जारी रहेगी। सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, जिम, मनोरंजन के साधन, पिकनिक स्पॉट, खेल मैदान, समारोह स्थान जो है बंद रहेंगे। कोचिंग संस्था, लाइब्रेरी बंद रहेंगी। स्कूलों को खोलने के निर्देश दिए गए हैं। वहाँ केवल शिक्षा विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी हैं, जो शिक्षक हैं, वो 50% उपस्थिति के साथ जा सकेंगे, लेकिन जो छात्र छात्राएं हैं उनके पढ़ने के लिए भी स्कूल नहीं खुलेंगे। तो इस प्रकार की छूट नहीं दी गई है। डीजे, बारात, बैंड बाजा और निकासी, बिल्कुल नीरज, एक और मेरा आपसे सवाल रहेगा, जिस तरीके से अनलॉक 2 की शुरुआत तो आज से हो ही गई है, सबसे बड़ी बात ये भी है कि जब कभी छूट दी जाती है जनता को तो जनता लापरवाही करना शुरू कर देती है। फिलहाल जो प्रशासन है वो कितना मुस्तैद है, स्पेशली बाजारों में किस तरीके से बाजार जो प्रशासन है वो मुस्तैद है? देखिए, प्रशासन जो है, प्रशासन की ओर से तो बाकायदा गाइडलाइन जारी कर दी गई है। अब पहले दिन इसका रिजल्ट देखा जाएगा कि कैसा रेस्पॉन्स जो है आम पब्लिक का आ रहा है, कितना लोग जो है वो गाइडलाइन की नियमों को फॉलो कर रहे हैं। और दूसरा, पुलिस प्रशासन तो चौराहों पर तैनात रहेगा ही, जहां कहीं लॉकडाउन की अनुपालना जो है नहीं होती दिखेगी, जैसे लोगों ने वाहनों पर मास्क नहीं लगा रखा है या पैदल चलते व्यक्ति मास्क नहीं लगा रहे तो उनको समझाइश की जाएगी, कई जगह चालान बनाने की कार्रवाई होगी। इसी प्रकार से बाजार के अंदर कहीं दुकानों पर यदि भीड़ होती पाई गई तो पुलिस प्रशासन के अधिकारी जो संबंधित थाना क्षेत्र के अंदर जिस इलाके में वो दुकानें आती हैं, बाजार आता है, वहाँ के थानाधिकारी, वहाँ के कांस्टेबल जो है वो जाकर के वहाँ समझाइश करेंगे दुकानदारों से। अन्यथा
एक बार समझाइश नहीं करने पर एक बड़ा चालान भी बनाया जा सकता है। दूसरा, वहां पर क्षेत्र के अंदर जो इलाका कहीं यदि ज्यादा भीड़ हो गई है या फिर कहीं इस प्रकार कोरोना संक्रमण निकल करके सामने आ गए तो वहां उसको कंटेनमेंट जोन घोषित किया जा सकता है। तो व्यापारी भी जानते हैं कि अगर वहां पर पालना नहीं हुई गाइडलाइंस की और कोरोना संक्रमित लोग मिल गए तो फिर उस इलाके को बंद करना पड़ेगा और इसकी हानि जो है वो क्षेत्रीय व्यापारियों को हो जाएगी। तो ये सारी चीजें जो है पहले से बता दी गई हैं। पुलिस प्रशासन जो है उसको मुस्तैद रखा गया है, अलर्ट पे रखा गया है और चिकित्सा विभाग के विशेषज्ञों ने और जो विशेषज्ञ समूह उसने भी ये कहा है कि अगले 10 से 15 दिन बड़े क्रूशियल हैं। तीसरी लहर की भी आशंका है। ऐसे में इस केसेस की संख्या को हमको प्रदेश के अंदर घटा करके रखना है, ये कोशिश रहनी चाहिए। बिल्कुल। नीरज, क्या बाजारों में दुकानों को और इवन फॉर्मूले से खुला जा रहा है? ये सारी दुकानें खुल रही हैं एक साथ? जी देखिए, तमाम जो दुकानें हैं उसके लिए सरकार ने जो गाइडलाइंस के अनुसार ऑर्डर किए हैं उसी के अनुसार जो दुकानें हैं वो अनुमत है। अलग अलग क्षेत्रों की जो दुकानें हैं वो बकायदा अलग अलग हिसाब से खुली रहेंगी। जहां मॉल्स हैं, जो वातानुकूलित मॉल्स हैं, उनको बंद रखने के निर्देश अभी भी सरकार ने जारी किए हैं। लेकिन जैसे कि अब माल ढुलाई वाहन, अत्यावश्यक सेवाएं, पेट्रोल पंप और ये जो तमाम जो चीजें हैं तो इनके लिए बकायदा बता दिया गया है कि सुबह 5 से लेकर 5 बजे तक पेट्रोल भी भराया जा सकेगा, वाहन भी निकल सकेंगे। पार्कों में 5 से 8 बजे तक भ्रमण होगा। अगर दुकानों की बात करें तो जो 6 से 4 बजे तक ऑप्टिकल्स की दुकानें हैं वो खुली रहेंगी। कृषि आदान, कृषि उपकरणों की दुकानें, मंडियां, फल सब्जियां, फूल माला की दुकानें, स्ट्रीट वेंडर, थड़ी रेडी, ठेले, अन्य वस्तुओं की सामग्री जो है इनका विक्रय सुबह 6 से 4 बजे तक ही हो सकेगा। जो साइकिल रिक्शा है, ठेले हैं, ऑटो रिक्शा है, मोबाइल वैन, इनके माध्यम से शाम 5 बजे तक, सुबह 6 से 5 बजे तक गाइडलाइंस हो गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, क्योंकि एक महीने से लगातार पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद पड़ा हुआ है, उसके लिए क्या कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं? कब से इसकी शुरुआत हो जाएगी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की? देखिए, अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर के सरकार ने ये निर्णय लिया है। जो माल परिवहन और ढुलाई वाहन है उनको तो अनुमति दे दी गई है ना। उसके साथ ही आवश्यक सेवाओं में जो लगे वाहन है, सरकारी वाहन है, उनके लिए बकायदा अनुमति कर दी गई है और थोक के जो आउटलेट है वो भी पहले की तरह खुले रहेंगे। जहां तक बात है रोडवेज की बसों की और निजी बसों की जो कि रूट पर चलती हैं, तो उन बसों की परमिट जो है वो 10 तारीख से की गई है। यानी 10 जून से वो ट्रांसपोर्ट के लिए अंतर एक जिले से दूसरे जिले में ये बसें जा सकेंगी। रोडवेज और निजी बसें खुल सकेंगी। लेकिन सिटी के अंदर जो चलने वाली बसें होती हैं, मिनी बसें होती हैं, उन पर अभी रोक बरकरार है। और साथ ही सरकार ने यह भी कहा है जो रोडवेज की बसें या निजी ट्रेवल एजेंसी की बसें हैं इनके अंदर भी लोग खड़े होकर के यात्रा नहीं करेंगे। नीरज, एक आखिरी सवाल कि आप फिलहाल फील्ड पे मौजूद है, क्या कुछ स्थिति देख पा रहे हैं आप? जी देखिए, स्थिति अगर बात करें तो बाजार अभी खुलने लगे हैं। लोग अपने घरों से निकल करके दफ्तरों के लिए जाने लगे हैं। सरकारी कार्यालय चूंकि 9:30 बजे से चालू होते हैं, 9:30 से 4 बजे तक की अनुमति दी गई है। 50% स्टाफ की अनुमति दी गई है। तो निश्चित रूप से 50% कैपेसिटी के साथ में जो कार्यालय है ये खुलने जा रहे हैं। ऐसे में सड़कों पर जो रोजाना जो ट्रैफिक रहता है उससे अधिक ट्रैफिक जो है वो आज देखने को मिल रहा है। लेकिन साथ ही जिस तरीके से एकदम से जो भीड़ उमड़ती है वो वाली स्थिति अभी डेवलप नहीं हुई है। चलिए नीरज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नीरज, नजर बनाए रखिए, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में कोरोना संक्रमण के मामले कम होते ही अशोक गहलोत की सरकार एक्शन में आ रही है। गहलोत सरकार ने सोमवार देर रात कई जिलों के एसपी समेत कई आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया। सरकार ने जिन 15 आईपीएस अधिकारियों को इधर से उधर किया है उनमें ज्यादातर विवादित और बड़े नाम हैं। तबादलों की लिस्ट में शराब तस्करी के मामले में विवादों में घिरे सिरोही जिले के एसपी हिम्मत अभिलाषा टांक भी हैं। ड्रग्स और नशे माफिया को लेकर स्थानीय नेताओं से टकराव की वजह से विवादों में घिरी नागौर की एसपी श्वेता धनखड़ का भी तबादला कर दिया गया है। नौकरी में रहते हुए 2 शादियों के मामले में बर्खास्त किए गए तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी पंकज चौधरी भी सुप्रीम कोर्ट से मुकदमा जीतने के बाद पोस्टिंग पर आ गए हैं। हालांकि सरकार से 36 का आंकड़ा होने की वजह से इन्हें स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स में लगाया गया है। राजस्थान सरकार ने नागौर, सिरोही के अलावा प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर और जयपुर में भी एसपी के तबादले कर दिए हैं। माना जा रहा है कि आईपीएस अधिकारी के तबादले की एक और लिस्ट जल्द ही आ सकती है। इस लिस्ट में नेताओं से पटरी नहीं बैठाने वाले आईपीएस अधिकारियों को जिलों से चलता किया जा सकता है।
तो आपको बता दें कि 15 विवादित आईपीएस अफसरों का तबादला कर दिया है। आपको बता दें कि हिम्मत अभिलाष सिरोही एसपी से पुलिस ट्रेनिंग सेंटर किशनगढ़ अजमेर में प्राचार्य रहे। इसको लेकर भी अब बता दें आपको कि अब फिलहाल अभी 15 आईपीएस के तबादले कर दिए गए हैं, जिनमें से 8 जिलों के एसपी बदल दिए गए हैं। और हाल ही में शराब तस्करी के मामले में विवादों में आई सिरोही एसपी हिम्मत अभिलाषा टांग को हटाकर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर किशनगढ़ अजमेर में लगा दिया गया है। और वहीं नागौर एसपी श्वेता धनखड़ को जयपुर कमिश्नरेट में डीसीपी ट्रैफिक लगाया गया है। तो आपको बता देते हैं कि नागौर एसपी श्वेता धनखड़ पर हनुमान बेनीवाल ने 3 दिन पहले ही सट्टा माफिया की मिलीभगत का आरोप लगाया था, जिस वजह से श्वेता धनखड़ विवाद में आ गई थी और इसके बाद अब उनका ट्रांसफर कर दिया है। कह सकते हैं यहाँ पर सरकार से आईपीएस का लगभग 36 का आंकड़ा बनता हुआ नजर आया, जिस वजह से सरकार ने इन सभी आईपीएस का ट्रांसफर कर दिया और हो सकता है कि और भी जिलों में आईपीएस के ट्रांसफर कर दिए जाएं। तो देखिए, एसीबी उदयपुर में तैनात एसपी राजेंद्र प्रसाद गोयल को चित्तौड़गढ़ एसपी बना दिया गया है। तो वहीं प्रहलाद सिंह कृष्णिया को डीसीपी ईस्ट जयपुर कमिश्नरेट भेजा गया है। तो वहीं आदर्श सिद्धू को डीसीपी जयपुर ट्रैफिक से एसपी प्रतापगढ़ बना दिया गया है। तो अभिजीत को डीसीपी जयपुर ईस्ट से एसपी नागौर बनाया गया है। और आपको बता दें कि आईपीएस पंकज चौधरी को 2 पोस्टिंग दी गई है। जैसे कि राज्य सरकार ने आईपीएस पंकज चौधरी को पोस्टिंग देकर स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स पर कमांडेंट लगा दिया गया है। तो वहीं पंकज कुमार को गत भाजपा सरकार के समय पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सेवा से बर्खास्त कर दिया था और इसके बाद उन्होंने कैट में चुनौती दी थी। तो वहीं कैट के प्रधान पीठ ने पंकज कुमार को बहाल करने के आदेश दिए थे और इसके बाद पंकज कुमार ने राज्य सरकार की उपस्थिति दी थी। अब राज्य सरकार ने उन्हें पोस्टिंग दे दी है। तो आपको बता दें कि वो कौन कौन से आईपीएस हैं जिनके तबादले कर दिए गए हैं। राजेश सिंह है, वर्तमान में एसपी एसओजी जयपुर, लेकिन उनको अब नया पद मिल गया है जो वो एसपी सवाई माधोपुर बन गए हैं। राजेंद्र प्रसाद गोयल एसपी एसीबी उदयपुर, लेकिन फिलहाल अब उनको एसपी चित्तौड़गढ़ बना दिया गया है। श्वेता धनखड़ जो कि एसपी नागौर थी, अब उन्हें डिप्टी कमिश्नर ट्रैफिक जयपुर बना दिया गया है। तो वही हिम्मत अभिलाष टांग को एसपी सिरोही थे, तो अब उन्हें प्रिंसिपल पुलिस प्रशिक्षण केंद्र अजमेर भेज दिया गया है। भुवन भूषण यादव एसपी राजसमंद, अब उन्हें डिप्टी कमिश्नर जोधपुर भेज दिया गया है। तो ऐसे 15 आईपीएस है जिनके तबादले कर दिए गए हैं। और आपको बता दें कि इनमें 8 जिलों के एसपी बदल दिए गए हैं और हाल ही में शराब तस्करी के मामले में विवादों में आए सिरोही एसपी हिम्मत अभिलाष को भी हटाकर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर किशनगढ़ अजमेर में लगा दिया गया है। तो वहीं पर नागौर एसपी श्वेता धनखड़ को जयपुर कमिश्नरेट में डीसीपी ट्रैफिक लगाया गया है। तो आईपीएस अफसरों के तबादले की लिस्ट और भी आगे जल्द जारी हो जाएगी। फिलहाल ये 15 विवादित आईपीएस अफसरों का तबादला कर दिया गया है। चलिए, ब्रेक के बाद स्वागत है। राजस्थान में अनलॉक 2 की गाइडलाइंस जारी की गई हैं। सप्ताह में 5 दिन शाम 4 बजे तक बाजार खुलेगा और इसी को लेकर हमारे संवाददाता लोकेश नागर ने बाजार का जायजा लिया, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बाजार में रौनक तो लौट आई है, यहाँ तक कि व्यापारियों में भी अब उनका चेहरा भी खुशी के मारे खिल उठा है। जाते जाते हमारी रिपोर्ट देखिए किस तरीके से हमारे संवाददाता ने जायजा लिया है और क्या कुछ स्थिति बनी है बाजारों की। देश की जनता को राज्य सरकार ने बड़ी राहत देते हुए कोरोना के केस कम होने पर अब अनलॉक 2 लागू कर दिया है। इस गाइडलाइन के तहत अब बाजार सुबह 6 से और शाम 4 बजे तक खुलेंगे। आज राजधानी जयपुर की सड़कों पर अच्छी खासी रौनक देखी जा रही है। जो
शहर के बाजार हैं वो खुलने लगे हैं। आज सुबह 7 बजे से ही जौहरी बाजार के जो बाजार लंबे समय से बंद पड़े थे वो खुल गए हैं। व्यापारी जो अपने ग्राहक हैं उनका इंतजार कर रहे हैं। ज़्यादा भीड़ भाड़ अभी भी दुकानों पर नहीं देखी जा रही और जो आम दैनिक दिनचर्या के साजो सामान वाली दुकानें, परचून की दुकानें, उन पर बाहर घेरे बनाए गए हैं कि ग्राहक सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए अपना सामान खरीद सके। वहीं दूसरी तरफ हम बात करें, राजधानी जयपुर में जो केस हिस्ट्री है तेजी से घट रही है। कोरोना के जो केस है तेजी से कम हो रहे हैं। जिस तरह की भयावह तस्वीर कोरोना के दौर में प्रदेश ने देखी, कहीं न कहीं मौतों के आंकड़े ने एक बार मानवता पर बड़े संकट के बादल खड़े कर दिए थे। लेकिन प्रदेश सरकार के बेहतर मैनेजमेंट के चलते हुए अब कोरोना से जंग जीतने में काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुके हैं और कहीं न कहीं अब जो पटरी है दैनिक जीवन की वो पटरी पर लौटने लगी है। हम बात करें राजधानी जयपुर की, तो जयपुर में आज सुबह से ही 6 बजे से ही दुकानों का खुलना शुरू हो गया था और जो व्यापारी लंबे समय से अपने घरों में कैद थे वो अपनी दुकानों की सफाई करते नजर आ रहे थे। तो कहीं सुबह जल्दी ही जो ग्राहक है उनका आना भी आज शहर में शुरू हो गया था। हम आपको बताएं कि जो दुकानों पर तस्वीरें नज़र आ रही हैं, बाहर जो बाज़ारों में लोग निकल रहे हैं वो मास्क का उपयोग करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये एक अच्छी खबर है कि लोग अभी भी जागरूक हैं और कोरोना का जो खतरा है वो टला नहीं है। वहीं हम आपको बता दें कि राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन के तहत पार्क और स्विमिंग पूल, जिम सेंटर, मॉल, सभी चीज़ों पर प्रतिबंध रखा है क्योंकि इन जगहों पर जाने से एक बार कोरोना की चेन दोबारा शुरू हो सकती है। तो एहतियात के तौर पर अभी इन्हें बंद कर दिया गया और 30 जून तक जो विवाह समारोह है उन पर भी प्रतिबंध रहेगा। सुखद खबर फिलहाल ये है कि राजधानी जयपुर में जो रौनक है धीरे धीरे वापस लौटने लगी है और बाजारों में भीड़, अच्छी खासी भीड़ नजर आ रही है। सहयोगी जितेश शर्मा के साथ लोकेश नागर, न्यूज़ इंडिया, जयपुर।